हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य बायोकेम में स्वागत है। आज हम एक केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट रोड मैप वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में जो है आप लोग को पूरा केमिस्ट्री के बारे में क्लास 11th क्लास 12 तक कैसे पढ़ें, और साथ के साथ ये जो वीडियो है जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देंगे और जेईई मेंस या एडवांस का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए है। तो देखिए, जब बच्चे क्लास 11th में जाते हैं तो उनको केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि केमिस्ट्री से भागने लगते हैं। तो केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात कीजिएगा तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आप मैथ के बच्चे हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो उसमें भी तीनों में सबसे ज़्यादा आसान आपके लिए केमिस्ट्री ही है और साथ के साथ ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो अगर आपका केमिस्ट्री पर अच्छा से पकड़ होगा तो आप चाहे नीट का एग्ज़ाम दीजिए चाहे जेईई मेंस का एग्ज़ाम दीजिए, दोनों में आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। ठीक है, तो समझते हैं कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। ओवरऑल पूरा बता दिए इसमें कि रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है ना, कौन सा चैप्टर को पहले पढ़ें ताकि हमको आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो पूरा एक रोड मैप कंप्लीट तैयार है। तो बस आप इसको अगर आप फॉलो कर लीजिएगा तो केमिस्ट्री में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि केमिस्ट्री बच्चे को हार्ड क्यों लगता है। तो हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जब केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर या स्टार्टिंग का चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन आता है ना, तो इस वजह से बच्चे वहाँ से थोड़ा सा भागने लगते हैं। न्यू टर्म सब आता है तो इसलिए बच्चे सब वहाँ से भागने लगते हैं और धीरे धीरे ये सोचते हैं कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर से बढ़िया करेंगे। जब आप पहला चैप्टर ही नहीं अच्छे से कर पाए तो नेक्स्ट चैप्टर आप अच्छे से कहाँ से कीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि अगर आप जिस टाइम ये सोचते हैं कि ये चैप्टर मेरे लिए हार्ड है या ये सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड है, ठीक है, तो उसी टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पकड़ लेता है। और जब बाद में आप उस चीज़ को करने जाइएगा, आपकी इच्छा भी हुई कि नहीं ये चैप्टर हम कर लेते हैं, तो उस चैप्टर को करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नहीं करने देगा। ठीक है, तो यानी कि जिस टाइम आप ये कह रहे थे कि ये चीज़ मेरे लिए टफ है, उसी टाइम आपका ब्रेन भी सोच रहा होता है कि ये चीज़ इसके लिए टफ है। ठीक है, और बाद में जब उस चीज़ को कीजिएगा तो फिर वो ब्रेन आपको करने नहीं देगा। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री से डरना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं डरना है, 0.5% भी नहीं डरना है। बस आप ये सारे स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा, आपको केमिस्ट्री में कहीं डर नहीं होगा। यहाँ की अगर जो चीज़ें हम बताएं आज के वीडियो में, अगर आप उस चीज़ को बढ़िया से कर लीजिएगा तो ये भी हम गारंटी लेते हैं कि आप केमिस्ट्री में मास्टरी कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे केमिस्ट्री को। तो देखिए, अगर आप क्लास 11th में जो ड्रॉपर बच्चा है जो नीट और जेईई का एग्जाम दीजिएगा, उनको तो पता है कि केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि केमिस्ट्री आपका सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, एक हो जाता है आपका ऑर्गेनिक में, एक हो जाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये 3 पार्ट आपका केमिस्ट्री का है, यानी कि आपको 11th में 12th में आपको ये 3 पार्ट केमिस्ट्री का पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि हम कैसे पढ़ें, है ना, कि हम कौन सा चैप्टर पढ़े जो मेरा केमिस्ट्री अच्छा हो जाए, पूरा अच्छा हो जाए, ओवरऑल अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले आपको 6 स्टेप को फॉलो करना होगा। ठीक है, हम बाद में बताते हैं कि कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर कैसे पढ़ना है, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये समझिए कि ओवरऑल आपको करना क्या है। सबसे पहला काम है करना क्या है। तो सबसे पहले आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे क्लास अटेंड करना है। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको प्रॉपर लेक्चर देखना है, ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपको प्रॉपर क्लास में जाके पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा। हम हर एक वीडियो में यही कहते हैं कि आप लेक्चर देखिए, आप क्लास कीजिए और साथ के साथ आप नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है आपके लिए, सबसे बड़ी हथियार आपका नोट्स है। जब तक आप खुद से नहीं लिखिएगा, आप दूसरे का नोट्स कितना भी ले लीजिएगा, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। और खुद का लिखा हो, भले गंदा राइटिंग में क्यों नहीं लिखे, लेकिन खुद का नोट्स खुद होता है, अपना ही अपना होता है। अब जब आप क्लास कर लिए, नोट्स बना लिए, तो उसके बाद क्या करना है। तो देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग करना है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें। सबसे बड़ी बात हुआ है कि एनसीईआरटी हर किसी को समझ में भी नहीं आता है। जब तक आप उस पर टाइम नहीं दीजिएगा, उसका लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बार में तो एनसीईआरटी कतई समझ में नहीं आएगा, आपको कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जाके एनसीईआरटी समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। मान के चलिए आप क्लास गए, जो टॉपिक सर पढ़ाए उस टॉपिक को पढ़े, घर पे आए उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या किए, एनसीईआरटी को पढ़ लिए। बस उसी टॉपिक को आप एनसीईआरटी से रीडिंग कर लिए और समझ समझ के रीडिंग कीजिए। और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे एनसीईआरटी बुक में, उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए।
अब मान के चलिए कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ, आप उसका टॉपिक वाइज सर जो टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे सीक्वेंस में पढ़ाते जा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आप अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़ते जा रहे हैं, तो एट द एंड जब चैप्टर खत्म होगा तब तक आप उसके साथ साथ आप एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ चुके होंगे, ठीक है, और मेन पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अंडरलाइन भी कर चुके होंगे। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद तब आपको जाना है कंप्लीट चैप्टर वन टाइम रीडिंग। मतलब कि आप जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, आप ओवरऑल पूरा चैप्टर को एक बार फिर से रीडिंग मारिए, और उसमें भी कुछ लगे कि पॉइंट नहीं मुझे याद हो गया है, तो याद हो गया तो उसको रहने दीजिए। और उसमें भी जब चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी जब आपको लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको हाईलाइटर से आप हाईलाइट कर लीजिए उस पॉइंट को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब जब तीसरा टाइम आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो आपको पूरा थ्योरी तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ या पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो पॉइंट को हाईलाइट किए हुए, सिर्फ उसी पॉइंट को आपको रीडिंग मारना है। क्योंकि जब आप उस पॉइंट को पढ़िएगा, तो आप अपने सोचने लगेगा कि हाँ इसके बाद क्या है, उससे पहले क्या था, है ना, वो इंटरलिंक आप कर लीजिएगा। तो ये हो गई एनसीईआरटी पढ़ने की बात, कैसे पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चीज़ है कि आप नोट्स भी कर लिए, साथ के साथ आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लिए। उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद जब चैप्टर फिनिश होता है, तो आप क्वेश्चन बैंक यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगा, तो देखिए जब आप क्लास करिएगा, तो आपको क्लास वाइज डीपीपी मिलेगा। मतलब जो टॉपिक सर आज पढ़ाए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा। तो आप उस डीपीपी को शिद्दत से कीजिए, क्योंकि वही डीपीपी आपको हथियार जैसे वो करते हैं ना, उसको तेज करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, आपको क्वेश्चन बनाने की क्षमता आपका यहीं से डेवलप होगा, डीपीपी से ही डेवलप होगा। आप डीपीपी बनाइएगा, तो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग यानी क्वेश्चन का लाइन समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है। यही डीपीपी जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप एग्जाम में अच्छा कीजिएगा, ठीक है। डीपीपी बना लिए, उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक भी आता है, बहुत सारे बुक ऐसे भी हैं जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया हुआ रहता है एक्स्ट्रा में, तो आप वहाँ से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्या होगा कि जो चैप्टर है उसमें जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारा आ जाएगा, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आ जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यू कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए इतना कुछ करने के बाद तब आप पीवाईक्यू पे जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ से ये दोनों चीज़ कर लिए, लेक्चर कर लिए, एनसीईआरटी कर लिए, और उसके बाद डायरेक्ट आप पीवाईक्यू पे जाइएगा, तो फिर आप फंस जाइएगा, फिर आपको पीवाईक्यू नहीं बनेगा, फिर आप डिमोटिवेटेड होइएगा, फिर आप वो चीज़ करना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोले कि जो डीपीपी है वो आपका अपने हथियार को तेज करने का एक चाबी है। तो आप डीपीपी कीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कीजिए, तब जाकर आप पीवाईक्यू कीजिए। क्योंकि पीवाईक्यू में आपका क्या है कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और डीपीपी से आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, ये चीज़ें डेवलप होगी, तो आप पीवाईक्यू को आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। और हम एक चीज़ जोड़ते हैं इसमें कि आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कीजिए। एनसीईआरटी बुक में जब चैप्टर पढ़िएगा तो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल होता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है, तो एग्जाम्पल भी कीजिए उसका एनसीईआरटी बुक का, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कीजिए। क्योंकि नीट के एग्जाम में, चाहे जेईई के एग्जाम में देखिएगा, तो मोस्टली इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी डायरेक्ट पूछ देता है, डायरेक्ट, कुछ भी चेंज नहीं करता है, डायरेक्ट पूछ देता है। तो वो चीज़ आप पहले से करके जाइएगा, और उस चीज़ का अगर आपको आंसर याद है तो आप तुरंत उसको टिक करके आ जाइएगा, तो आपका वहाँ पे समय बचेगा। तो इसीलिए सबसे पहले उसके बाद क्या आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि इतना कुछ किए, और शॉर्ट नोट्स, हम इस पर स्टार मार्क मारते हैं। शॉर्ट नोट्स हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्लास 11th में हैं और अभी से आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो हम गारंटी कहते हैं, 100% कहते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाइएगा, आप सेलेक्ट हो जाइएगा। कैसे होइएगा, देखिए जब आप कोई चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें कम से कम आपको 50-60 पेज पर चैप्टर होगा, मिनिमम 30-40 पेज होगा। और जब आप उस चीज़ को रिवीजन कीजिएगा, मान के चलिए आप सब कुछ कर लिया, आप सोच रहे रिवीजन करने का, तो ओवरऑल अगर 30-40 पेज आपसे रिवीजन कीजिएगा तो आप टाइम टेकिंग होगा, समय लगेगा, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ आपको केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ना है। तो उसके उस केस में आपको वहाँ पे हेल्प करता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसका सारा इंपॉर्टेंट चीज़ उस शॉर्ट नोट्स में है, और उसी शॉर्ट नोट्स से आपका क्या होता है ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आप उसमें लिख चुके होते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स पे जो है ध्यान आपको देना है। शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। तो शॉर्ट नोट्स क्या कीजिए, आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक है कि या तो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो ओवरऑल एक साथ बना लीजिए, या एक होता है कि पर डे बनाते जाइए। पर डे क्या बनाते जाइए, जैसे आप कोई टॉपिक आज पढ़ें, उसमें सिर्फ 30-40 पॉइंट लिखा है,
और उस 30-40 पॉइंट में से 5 से 10 पॉइंट ऐसा होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, तो उस 5 से 10 पॉइंट को आपको आज के डेट में उसको 5 से 10 पॉइंट को लिख लेना है। मुश्किल से 2-3 लाइन में आ जाएगा या आधा पेज में आ जाएगा, पूरा एक पेज का लेना है ना, तो वो आ जाएगा। इस टाइप का वो ये पेज ले लीजिएगा और इसमें शॉर्ट नोट्स ले बनाते जाइए, या कॉपी बना लीजिएगा जैसे इच्छा हो आपकी, तो उस तरीके से बनाना है। नहीं तो चैप्टर खत्म होने के बाद बनाना है, तो चैप्टर खत्म होने के बाद बनाने में तो आपको पूरा चैप्टर का बनाना पड़ेगा एक साथ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें उसको बनाने में। तो उसको भी उसी तरीके से बनाइएगा कि पूरा चैप्टर में जब नोट्स पढ़िएगा और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हाईलाइट करते जाइएगा, और बाद में जब शॉर्ट नोट्स बनाइएगा उस सारे पॉइंट को शॉर्ट नोट्स में लिख दीजिएगा। आप कहिएगा कि जब हम नोट्स पढ़ ही रहे हैं, हाईलाइट कर ही रहे हैं, तो जब रिवीजन करेंगे सिर्फ उसी को कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा उस टाइम। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप उस चीज़ को पढ़िएगा, कॉपी में ही पढ़िएगा हाईलाइट किया हुआ पॉइंट को, तो पता चलेगा कि साइड में और कुछ लिखा हुआ है, तो आपका दिमाग कहेगा कि मैं थोड़ा सा उसको भी देख लेते, वो आता है कि नहीं आता है। आपको आता होगा लेकिन फिर भी दिमाग सोचेगा ये आता है कि नहीं आता, इसको भी पढ़ लेते, तो चला गया वहाँ पे समय, है ना। आपको जब प्रॉपर नोट्स पढ़ेगा तो आपको लगेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 30-40 पेज पढ़ते हैं तो मात्र उसमें से 2 पेज ही जो होता है जो आपके काम का होता है, और वो 2 पेज जो आपके शॉर्ट नोट्स में आना चाहिए ओवरऑल चैप्टर में। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाना है। उसके बाद क्या है? रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करना है? आपको डेली रिवीजन करना है, उसके बाद वीक में एक बार करना है, उसके बाद मंथ में एक बार करना है। तो इस रिवीजन को हम यहाँ पे पूरा डिटेल में बताएं, रिवीजन को भी रहने देते हैं। उसके बाद आते हैं छठा पे टेस्ट में। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हम शॉर्ट नोट्स के लिए माने स्टार पॉइंट, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट भी है। आप टेस्ट दीजिए, आपके कोचिंग में चाहे जहाँ भी हो आप टेस्ट हो रहा है तो आप टेस्ट दीजिए, भले मार्क कम आए। अगर आप नीट का एग्जाम में 720 का एग्जाम हो रहा है, आपको 100 नंबर आ रहा है तो आप टेस्ट दीजिए। जेई का एग्जाम देने 300 का एग्जाम हो रहा है, आपको 50 नंबर आ रहा है तो आप टेस्ट दीजिए, भले 50 है लेकिन टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने के बाद जब आप घर पाते हैं तो उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए कि हम कहाँ गलती किए, हम क्या गलती किए, क्या हमसे मिस्टेक हुआ, उस चीज़ को एनालाइज कीजिए और एक कॉपी इसका अलग बना लीजिए। इसको कहते हैं मिस्टेक कॉपी। मिस्टेक कॉपी बना लीजिए। उसमें क्या कीजिएगा कि आपका टेस्ट में जो भी कुछ गलती हुआ है उस चीज़ को लिख देना है, बस उस चीज़ को लिख देना है। तो यहाँ से भी आपका एक कॉपी तैयार हो गया, एक कॉपी आपका यहाँ शॉर्ट नोट्स हो गया। ये 2 कॉपी आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको मिस्टेक कॉपी बनाना, टेस्ट में जो कुछ भी गलती की, भले आप 2 गुना 2 4 की जगह 5 लिख दिए, तो आपको वो भी लिखना है कि 2 गुना 2 हम 4 की जगह 5 लिखे, बल्कि यहाँ 4 होना चाहिए, उसको लिखिए। ठीक है। अब ये चीज हो गया कि आपका 6 स्टेप कैसे हम चलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। नोट्स लिखेंगे लेक्चर क्लास के साथ साथ आके आएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, फिर एक बार चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डीपीपी डेली करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, उसके बाद पीवाईक्यू करना है। 60 to 70% हम ये कह सकते हैं कि आपका हर एक एग्जाम में पीवाईक्यू रिपीट होता है। पीवाईक्यू रिपीट होता है 60 to 70% क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। तो ये 6 स्टेप था आपके पूरा कंप्लीट का। तो ये चीजें आपको करनी है ओवरऑल। अब हम चैप्टर वाइज पे आते, सब्जेक्ट वाइज पे आते हैं कि केमिस्ट्री अगर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो तीनों पार्ट में हम तीनों को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, मजबूत कैसे रखें तीनों को। तो उसको मजबूत रखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले समझिए, हम सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम हल्का है, एकदम सिर्फ उसमें याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप पूरा इनऑर्गेनिक को अच्छे से याद कीजिएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। और साथ के साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है इनऑर्गेनिक। अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं आता है क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। एक ही लाइन का जवाब है, आता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, नहीं आता है क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, और नहीं आता है उसके बाद तुक्का मारिएगा तो 100% वो गलत होगा। तो इनऑर्गेनिक में क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, है ना। इसका जो भी बेसिक चीज है वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि 30 से 40% थ्योरी है और 70 से 60% खेल आपका प्रैक्टिस का है। मतलब कि पूरे अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो हर एक चैप्टर में मात्र 30-40% क्या होता है, थ्योरी होता है। उस थ्योरी से रिलेटेड 60 से 70% आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। तो ये है इनऑर्गेनिक, पढ़ना कम है, क्वेश्चन ज्यादा करना है। एटलीस्ट आप इनऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर पर चैप्टर आप 100 से 200 क्वेश्चन कर सकते हैं।
और ये 100 से 200 क्वेश्चन कहाँ हो जाएगा आपका, तो यहीं से हो जाएगा, डीपीपी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, पीवाईक्यू से। और आप कोई और बुक फॉलो करते हैं एमसीक्यू के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं, तो आपका 100 से 200 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब बात है कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हम पढ़े कि इनऑर्गेनिक में अच्छा हो जाए। तो इसका सबसे बेसिक चैप्टर है आपका फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छा है और आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मदद मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो यानी कि इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग, इस दोनों में मास्टरी करना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है, अच्छे से आता है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगा। और केमिकल बॉन्डिंग तब अच्छा होगा जब आपको पीरियोडिक टेबल आता हो। तो ये चीज हो गया इनऑर्गेनिक का कि आपको इस 2 चैप्टर पे फोकस करना होगा, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पे। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि सेम एज आईओसी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक भी सेम इनऑर्गेनिक की तरह है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। उसके बाद इसमें भी वही चीज़ है, 30 से 40% थ्योरी है, 60 से 70% आपको क्वेश्चन इसमें करना है। ठीक है, अब बात है कि ऑर्गेनिक कैसे अच्छा होगा। तो ऑर्गेनिक अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे केमिकल बॉन्ड अच्छा करना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसका जो पार्ट है ऑर्गेनिक का, स्टार्टिंग क्लास 11 का ही है ये, आईयूपीएसी नेम, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, जीओसी में जैसे आपका कुछ और रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, नेम्ड रिएक्शन हो गया, रिएजेंट हो गया, ये सारा चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर इतना चीज आपको ऑर्गेनिक में अच्छा से पकड़ है तो आप ऑर्गेनिक का मास्टर है और आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि यही आपको चीजें क्लास 12 में भी मदद करेगा। इसी से रिलेटेड क्लास 12 भी है। ये चीज आपको आता है तो क्लास 12 समझ में आएगा, नहीं आता है क्लास 12 समझ में नहीं आएगा। भले आप रट लीजिएगा वो चीज अलग है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो ये होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब नेक्स्ट आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव केमिस्ट्री है, यानी कि इसके अंदर कैलकुलेशन आएगा। और जहाँ कैलकुलेशन आता है मतलब वहाँ पे फॉर्मूला आता है, कुछ नियम कानून आते हैं वहाँ उसके अंदर, मतलब लॉ जो होता है वो लॉ आता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री का, तब आप फिजिकल केमिस्ट्री में आगे भागे चलिएगा। तो बेसिक इसमें क्या क्या है, आपका मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ये 3 चैप्टर आपको फिजिकल में अच्छा से करना पड़ेगा, तब जाके आपका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा। बच्चा आधा से ज्यादा बच्चा तो मोल कॉन्सेप्ट से भाग जाता है, मोल कॉन्सेप्ट से आपको इसी पे फोकस करना है, मोल कॉन्सेप्ट पे। आधा से ज्यादा बच्चा, हम ये जो भी चीज बता रहे हैं आज हम अपने एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं, इस चीज को हम भी एक्सपीरियंस किया और हम भी देखें कि मोल कॉन्सेप्ट में 60% बच्चा बैक हो जाता है, 60 to 70% बच्चा बैक हो जाता है, और वही बच्चा का आगे जाके केमिस्ट्री वीक होता है। आपको सबसे ज्यादा टाइम मोल कॉन्सेप्ट पे और इधर केमिकल बॉन्डिंग पे, इस पे ज्यादा टाइम देना होगा। मोल कॉन्सेप्ट पे और केमिकल बॉन्डिंग पे जितना टाइम आप ले सकते हैं ले लीजिए, लेकिन इस 2 चैप्टर को आप अच्छे से मजबूत कर लीजिए। पूरा केमिस्ट्री में मेरी गारंटी है कि कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पता ही चला कि एटम उटम के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें एक टॉपिक आता है लास्ट में, क्वांटम नंबर। वो क्वांटम नंबर जो है रिलेट होता है पीरियोडिक टेबल से। अगर आपको क्वांटम नंबर आता है तो आपको पीरियोडिक टेबल में दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे बात को, देख रहे कैसे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में टॉपिक आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आपको यूज होता है, वो अगर आता है तो आपको फिर पीरियोडिक टेबल में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। इसी में आप पढ़िएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ऑक्सीडाइज कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, ये सब पढ़िएगा। किसी के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखिएगा, ये सब चीज़ें सीखिएगा। तो आपको और रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो ये सारा चीज़ आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का, कि अगर आप ये 3 चैप्टर आपको आता करना पड़ेगा सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद आप कोई चैप्टर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी लॉ है सारा लॉ याद होना चाहिए, सारा लॉ याद हो जाना चाहिए, जितना भी लॉ है सारा लॉ याद हो जाना चाहिए। अब बात है कि इसको पढ़े कैसे। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये तो पूरा मतलब रटने टाइप में कर सकते हैं कि रटने टाइप में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, नोट्स करना है ना, फिर वो एग्जाम्पल कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जाना है, डीपीपी ये सब कर लेना है। इसमें क्या करना है, आपको नोट्स पढ़ना है। नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि सर जो एग्जाम्पल करवाए हैं उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। सर जो एग्जाम्पल करवाएं उस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक का क्वेश्चन बनाइए और पीवाईक्यू बनाइए।
बुक में तो आपको यहाँ पे डीपीपी हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो गया, तो सर करवा ही दे रहे, तो यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका तीनों केमिस्ट्री को कैसे पढ़े। ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या बताया आपको कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर अच्छे से करना है। ऑर्गेनिक में क्या बताया, आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म यानी जीएससी फर्स्ट में रिएक्शन नेम, ये सब आपको करना पड़ेगा। फिजिकल में क्या बताया आपको, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स रिएक्शन, ये 3 चैप्टर आपको कंप्लीट अच्छे से करना होगा। इस सब पे समय दे के पढ़िएगा। ठीक है, उसको जितना लॉ है सारा लॉ को याद करना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम इतना कुछ अगर बात करें कि ओवरऑल केमिस्ट्री की, कि हम कौन कौन सा चैप्टर ओवरऑल पढ़ लें कि ठीक हो जाएगा, तो एक लाइन में लिख दिए कि ओवरऑल बेसिक चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री का है ओवरऑल, तो आपका एक मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है, पूरा केमिस्ट्री यूज होता है मोल कॉन्सेप्ट, पूरा केमिस्ट्री यहाँ से 11 से लेकर 12 तक मोल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए, ये भी पूरा केमिस्ट्री यूज होगा। पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग आएगा पूरा आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छा होगा। और उसके बाद जीओसी फर्स्ट आना चाहिए। जीओसी फर्स्ट का मतलब क्या हो गया कि आपका यूपीएससी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम्ड रिएक्शन, रिएजेंट, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। 100% आपको ये सारा चीज सब आ जाना चाहिए। तो ये आपका जो है 6 चैप्टर आपका केमिस्ट्री का बेस है, एकदम बेस है केमिस्ट्री का। अगर ये 6 चैप्टर आपको आता है तो आप अच्छे हैं केमिस्ट्री में, नहीं आता तो आप अच्छे नहीं हैं, आप केमिस्ट्री से भागिएगा। तो सबसे पहला काम आप इस 6 चैप्टर पर आप काम कीजिए, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी फर्स्ट। देखिए ऊपर का तीनों तो आपका फिजिकल का पार्ट हो गया, ये दोनों आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया और ये आपका ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद अब आता है रिवीजन की बात कि हम रिवीजन कैसे करें, है ना। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले क्या है कि जैसे मान के चलिए कि आज आप पहला क्लास गए, ठीक है, आज आपका फर्स्ट क्लास है और आप क्लास किए, नोट्स बनाए, घर पे आए। आप क्या करें, घर पे बैठल बैठल तो मोबाइल नहीं देखना है, तो घर पे आके आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आज जो पढ़े हैं उसको पढ़ना है, उसको पढ़िएगा। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें क्या कीजिएगा कि इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट लगेगा उसको हाईलाइट कर लीजिएगा कॉपी में और उसी को शॉर्ट नोट्स में भी लिखना है। और साथ के साथ क्या करना है कि सर जो एग्जाम्पल करवाए हैं, कुछ एग्जाम्पल करवाए, कुछ क्वेश्चन करवाए नोट्स में, उसको आपको दोबारा करना है, खुद से करना है। एक बार खुद से करके देखिएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं हो रहा है तो फिर उसको एक बार देख के कर लीजिएगा। ये हो गया। फर्स्ट डे आप आए, क्लास करके आप आए, आप नोट्स को पढ़े, उसका एग्जाम्पल किया, आपको मिनिमम 5 से 10 मिनट इस चीज़ को लगेगा, क्योंकि पढ़ के आए हुए चीज़ को पढ़ने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। उसके बाद आज आपका ये हो गया। फिर रात में सोने टाइम एक बार फिर उस चीज़ को देखना है, रात में सोने टाइम फिर आपको उस चीज़ को एक बार देखना है। उसके बाद सेकेंड डे, फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे पाइए। सेकेंड डे में क्या है कि जब आप सुबह उठिएगा, जब भी उठिएगा आप कोशिश ये कीजिएगा कि मोबाइल के जगह थोड़ा सा जो कल पढ़े थे फर्स्ट डे वाला, उसको 2 मिनट स्टॉप वॉच लगा लीजिएगा। 2 मिनट आपको उस चीज़ को पढ़ना है, 2 मिनट, और 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा उस चीज़ को पढ़ने में, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्लास जाइएगा क्लास कीजिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा, फिर आइएगा घर पे। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप घर पे आए फिर से आप उस चीज़ को रिवीजन कीजिएगा। तो उसको क्या कीजिएगा, जो फर्स्ट डे पढ़े थे पहले उसको 2 मिनट देखिएगा, फिर से 2 मिनट उस चीज़ को देखिएगा, और 2 मिनट ही लगेगा देखने में, 2 मिनट उसको देखिएगा। और आज जो सर पढ़ाए फिर उसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़िएगा, सेम जो प्रोसेस बताए हैं। फिर तीसरा दिन जाइएगा, तीसरा दिन जब क्लास करके आइएगा घर पे, तो आपको फर्स्ट डे वाला देखना है, सेकेंड डे वाला भी देखना है, और थर्ड डे जो क्लास किए हैं वो भी देखना है। फर्स्ट डे वाला को देखने में आपको आधा मिनट लगेगा, आधा मिनट करें 1 मिनट लगेगा। सेकेंड डे वाला देखने में आपको 2 मिनट लग सकता है। मानिए कि 3-4 मिनट ये ले लिया, फर्स्ट डे और सेकेंड डे वाला 5 मिनट ले लिया। फिर आपको 5 मिनट 10 मिनट आपको लगेगा तीसरा दिन जो नया टॉपिक पढ़े हैं उसको करने में, यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट में आपका पूरा रिविजन हो गया। 3 दिन का चीज आप 15 मिनट में रिवीजन कर रहे हैं, तो इस तरीका से रिवीजन करना है। ठीक है, फिर चौथा दिन क्लास गए। चौथा दिन आपको क्या करना है कि आप फर्स्ट डे वाला नहीं रिवीजन करना है, आपको सेकेंड डे वाला करना है, थर्ड डे वाला करना है और फोर्थ डे वाला करना है। सेकेंड डे वाला और थर्ड डे वाला मिला के आप फिर 5 मिनट मान लीजिए, और फोर्थ डे वाला का आप 10 मिनट ले लीजिए। नया टॉपिक पढ़िएगा 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट फिर हो गया।
यानी कि हर एक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें कि आपको डेली उसमें 15 मिनट देना है। क्लास करके आने के बाद डेली 15 मिनट देना है। 15 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो रहा है। समझ रहे, सबसे बड़ी बात ये है 15 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो रहा है। कोई 2-2 घंटा तक रिवीजन करता है, आपका 15 मिनट में हो रहा है। उसके बाद जब 5th डे आइएगा तो 5th डे आने के बाद फिर 2nd डे को छोड़ दीजिएगा, उसमें सिर्फ 3rd और 4th डे वाला कीजिएगा। ठीक है, 3rd और 4th डे वाला कीजिएगा तो इसको करने में 5 मिनट, फिर 5th वाला नया टॉपिक पढ़िएगा, फिर 10 मिनट, 15 मिनट फिर हो गया। फिर 6th डे आइएगा तो 3rd डे वाला को छोड़ देना है, 4th 5th वाला को रिवीजन करना है तो 5 मिनट लगेगा, और 6th डे वाला को 10 मिनट, फिर 15 मिनट लगेगा रिवीजन करने में। 6th डे बाद आप आते हैं 7th डे। 7th डे आपका होता है संडे। संडे को क्या करना है, संडे को आपको क्लास 1 से लेके पूरा एक क्लास रिवीजन करना है, पूरा क्लास रिवीजन करना है। और पूरा क्लास को रिवीजन करने में आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा पूरा एक सप्ताह को कवर करने में। अब ये कैसे लगेगा देखिए, आप पहला दिन क्लास गए थे, घर से आए तब पढ़े, मतलब क्लासरूम से आए तब पढ़े घर पे, उसके बाद रात में सोने टाइम पढ़े, 2 रिवीजन हो गया। 2nd डे फिर आप जब सो के उठे तब रिवीजन किए, अगेन रिवाइज, 3 रिवीजन हो गया। फिर जब आप क्लास करके आए तो फिर एक बार उसको रिवीजन किए, यानी कि 4 रिवीजन आप 2 दिन में एक चीज को कर रहे हैं। 24 घंटा के अंदर आप 4 बार पढ़ रहे हैं उस चीज को, तो याद कैसे नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु भी धरती को उतरेगा, तुमको नहीं याद होगा फिर भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2nd डे वाला भी सेम उसी तरीके से चलते जाता है। लेकिन एक चीज है, रात को सोने से पहले एक बार आप जो भी चीजें पढ़े हैं उस चीज को देख के एक बार पढ़ लीजिएगा, सोइएगा। रात में कंपलसरी है, ये रात वाला कंपलसरी है। जैसे डॉक्टर देता है ना दवाई कि रात में खा के सोना कंपलसरी है, वैसे तरह ये भी कंपलसरी एक तरह से आपका टॉनिक है, आपको ये काम आएगा। उसके बाद देखिए, आपका पहला संडे यहाँ पे था, पहला संडे आप पूरा इस क्लास को रिवीजन कर लिए, आपको कितना देर लगा, 1.5 घंटा लगा। 2nd संडे को फिर क्या करना है आपको, देखिए फिर आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया, ये पूरा एक वीक हो गया, फर्स्ट डे से लेके संडे तक। फिर आप 2nd संडे में जाइएगा, 2nd संडे में तो फिर से दोबारा वीक स्टार्ट होगा, तो फिर उस वीक को ऐसे ही करना है। और 2nd संडे को आपको क्या करना है कि पहले फर्स्ट संडे वाला चीज को एक बार टाइम दे देना है, और फिर उसके बाद 2nd वाला संडे को टाइम देना है। और फर्स्ट संडे वाला चीज को फिर से पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, क्योंकि आप वैसे भी इसको आप भूलने वाले हैं नहीं। अगर आप इस 4 रिवीजन कर रहे हैं 24 घंटा के अंदर, तो ऐसे भी आप इस चीज को भूलने वाले नहीं है पहले वीक में जो पढ़े। 2nd वीक में जब संडे आएगा तो आपको पहला वीक वाला पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ चीज भूलिएगा, कुछ चीज याद रहेगा। ठीक है, और फिर 2nd संडे वाला कीजिएगा। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको पूरा फर्स्ट संडे और 2nd संडे वाला को रिवीजन करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा, 2 से 2.5 घंटा लगेगा। फिर जब आप 3rd संडे को आइएगा, आपको 2nd संडे और 3rd संडे वाला ही रिवीजन करना है। ठीक है, और जब 4th संडे आइएगा तो आपको पूरा एक मंथ में 4 संडे, यानी कि 4 वीक हो गया। तो जब लास्ट वीक संडे आएगा तो उसमें आपको पूरा 1 मंथ का रिवाइज करना है, पूरा 1 मंथ का रिवाइज करना है। और उसको रिवाइज करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 घंटा, 3 घंटा लग जाएगा, 3 से 4 घंटा कर सकते हैं, लग जाएगा पूरा 1 मंथ को रिवाइज करने में। तो ये था मंथली प्लान। हम ऐसे रिवीजन पे अच्छा वीडियो लेकर आएंगे कि पूरा ओवरऑल ईयर कैसे रिवाइज करें, है ना। ये मंथली तक बता दिया, आप लोग अभी इतना कीजिए। अगर इतना चीज़ आप फॉलो करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका केमिस्ट्री वीक नहीं होगा। अगर वीक होगा केमिस्ट्री में तो आप हमको कमेंट में कीजिएगा कि हाँ भैया, हाँ सर, हमको ये चीज़ें दिक्कत हुई, आप ऐसे बताएं, हम किए लेकिन फिर भी मेरा केमिस्ट्री वीक है, फिर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो ये सारा चीज़ आपको फॉलो करना है, रिवीजन भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो बढ़िया से देख लीजिएगा वीडियो को, रिवीजन वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखिएगा कि हम रिवीजन कैसे बताएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी है। ठीक है, जय हिंद।